प्रोग्राम में बात यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के परमानेंट मेंबरशिप की करेंगे। डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो समझती हैं कि अगर हिंदुस्तान जो है परमानेंट मेंबर बनेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे तो जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो कम होगा। जहां हम मदद दे सकते हैं और दे रहे हैं उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं बढ़ाएंगे जब तक आप इन उसूलों को ठीक नहीं करेंगे। दुनिया मेरे आगे जुमेरात रात 8:30 बजे और बरोज जुमा 12:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। कह दो आंधी तूफान से कोई हमें अब रोके ना, हर रास्ता आसान करेंगे, कोई मुश्किल टोके ना, कोई मुश्किल टोके ना। आसमान छूने की तमन्ना लेकर घर से निकला, कुछ कर गुजरने को दिल चला। कॉर्पोरेट सरपंच, कॉर्पोरेट सरपंच, कॉर्पोरेट सरपंच। मेरा करियर, मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद अब बस यही बचा था कि बीच बाजार में सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया। मुझे मेरे पीछे पड़ा था डेट पे जाने के लिए। हम ना किसी के हाथ की कठपुतली है, नहीं किसी की दया के मोहताज। तो ये अंगूठी तुमने चुराई थी? थैंक गॉड आप आ गए, वरना ये आज मेरे साथ। ये दिल मांगे मोर। लड़को आओ, चलो मश्क करो। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत दाखिले का मसला हो गया है। तो बैंक को शिकायत करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, पर वो गुगली पर गुगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में तीसरा अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक अपनी शिकायत को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी शिकायत सुलझाने का, और वो भी मुफ्त। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहे। आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ दुनिया भर की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। आज हम इस खास प्रोग्राम में बात यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के परमानेंट मेंबरशिप की करेंगे। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हमारी आबादी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। यहाँ दुनिया के हर रंग, नस्ल, जुबान, कल्चर और मजहबी अकीदे के लोग एक साथ रहते हैं। दुनिया हमें तीसरी दुनिया के अनडिस्प्यूटेड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर देखती है। साथ ही हम 1998 से एटॉमिक पावर की हैसियत भी रखते हैं। ये सारी क्वालिटीज़ हमें यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर होने की ज़मानत देते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हमारी परमानेंट मेंबरशिप वीटो पावर वाले 5 देशों के कंसेंसस में कहीं ना कहीं उलझी हुई है। और इसी को डिटेल में समझने के लिए हमने स्टूडियो में 2 खास मेहमानों को इनवाइट किया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमरिटस प्रोफेसर SD मुनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। और साथ ही साथ हमारे साथ फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट एम्बेसडर योगेंद्र कुमार जी स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। दोनों का ही बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और SD मुनी सर, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगी। जियो पॉलिटिकल हवाले से अगर मैं समझना चाहूँ तो ये एक मसला आप कैसे हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बताएंगे और समझाएंगे कि ये है सिचुएशन। और नहीं, जियो पॉलिटिकली देखिए 2 बातें हैं ना। एक तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उसको रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और जियोपॉलिटिकली जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो आगे ऑब्स्टेकल के रूप में उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसा मैंने कहा ना कि पाकिस्तान है, इटली है, अर्जेंटीना है, इन लोगों ने एक अलग ग्रुप बनाया। पहले कॉफ़ी क्लब बनाया,
अब यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस बनाया है कि कंसेंसस होना चाहिए सब जगह। तो वो एक अपनी जोग्राफिकल पोजीशन को एसर्ट करने के लिए ऑब्स्टेकल डाल रहे हैं, जो रिफॉर्म का मुद्दा है। जियोपॉलिटिक्स डोमिनेट हो गया है उस मायने में भी कि आप रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स उभरते आ रहे हैं, ख़ासतौर से दो तरह के। यूक्रेन तो सबको देख ही रहे हैं, लेकिन ताइवान को मत भूलिए और साउथ चाइना सी को मत भूलिए। ये इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट हैं जिनका क्या यूनाइटेड नेशंस के पास कोई सॉल्यूशन है उसमें? अगर कोई भी प्रपोजल सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाएगा तो चाइना उसमें वीटो करेगा, रूस उसमें वीटो करेगा। पहले कई सारे ऐसे भी मसले, देखिए ये बड़ा क्या कहते हैं झुंझलाहट वाली बात है। यूनाइटेड नेशंस ने एक रूल अडॉप्ट किया R2P, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, कि जो राज्य अपने लोगों की रक्षा नहीं करेंगे उनको दंडित करने के लिए यूनाइटेड नेशंस यूनिलेटरली एक एक्शन ले सकता है, सिक्योरिटी काउंसिल एक एक्शन ले सकता है। रिजोल्यूशन तो पास कर दिया, लेकिन बिना रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट कराए यूनाइटेड स्टेट्स ने यूनिलेटरल एक्शंस लिए बहुत सारे। इराक हो, सीरिया हो, लिबिया हो, कई सारे ऐसे मसले हैं जिसमें उन्होंने यूनिलेटरल एक्शंस लिए। अभी रूस ने यूनिलेटरल एक्शन लिया यूक्रेन में, जो बिल्कुल सपोर्ट के काबिल नहीं है, किसी कंट्री की सॉवरेनिटी को दखलंदाजी देना। तो जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है वो वेस्टेड इंटरेस्ट के इश्यूज को आगे रखता है, और आगे रख के मैं देखता हूँ कि उससे जो रिफॉर्म का मूवमेंट है उसको अड़चने आ रही है, धक्का लग रहा है। लेकिन साथ में एक बात ये भी अंडरलाइन होती है कि अगर रिफॉर्म नहीं होगा तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे और आएंगे जिनको हम आगे सुलझा नहीं पाएंगे, उनका कोई समाधान नहीं कर पाएंगे। ये एक एमर्जिंग जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की चुनौती है संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने, समस्त विश्व के सामने, और उसको कैसे हल करना है, उसको हल करने के लिए बिना रिफॉर्म्स के कहीं बात आगे बढ़ेगी नहीं और हालत बद से बदतर होगी। बिल्कुल, और ये थोड़ा सा घबराहट भी पैदा करता है और थोड़ा सा फियर एक तरीके से कहना चाहिए कि जो आज की सिचुएशन है अगर उसमें हम थोड़ा अनरेस्ट देखते हैं अलग अलग मुल्कों में जिस तरीके का है, और अगर वो सही से डील नहीं हो पा रहा है तो आगे आगे चैलेंजेस जो हैं वो और बढ़ेंगे ही। और ये भी होता है सर शायद कि जब एक कहीं रिड्रेसल नहीं होता है तो लगता है कि जब ऐसा चल ही रहा है तो लेट इट बी, और फिर हमें ही कौन कह देगा। तो वो एक अनार्की वाली जो बात है, सर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? मैं यही कह रहा था कि जो आपने जियोपॉलिटिक्स की बात शुरू की है, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ने वर्ल्ड को पोलराइज कर दिया है। जो हम पहले कोल्ड वॉर के वक्त में एक हालत थी, अब बिल्कुल दो तरह के कोल्ड वॉर सामने आ गए। एक तो अमेरिका यूरोप वर्सेस रूस, एक अमेरिका यूरोप वर्सेस चीन, चाइना। ये दो तरह के कोल्ड वॉर्स, और इसीलिए जो डॉक्टर जयशंकर की जनरल असेंबली के स्पेशल सेशन में स्पीच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस पोलराइज वर्ल्ड में जो अभी योगेंद्र जी ने कहा कि उसको ब्रिज बनाने का काम कौन करेगा, राइट, किसके पास लीडरशिप है और किसकी बात ऐसी है जो दोनों तरफ सुनी जा सकती है। बिल्कुल, और यही मुझे याद आ रहा है 50-60s में भी एक ऐसा वक्त आया जब दोनों ब्लॉक्स को जरूरत पड़ी कि भारत बीच बचाव करे उसमें से। तो अभी भी एक इंडिया की पोजीशन जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है हमारी, नॉन अलाइनमेंट लोग आजकल बात नहीं करते हैं, लेकिन सही बात यह है कि हम ना इधर हैं ना उधर हैं, हम सच के साथ में हैं, हम शांति के साथ में हैं। और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग 193 में से कम 175, प्लीज करेक्ट मी, ऐसे देश हैं जिन्होंने ओपनली, पब्लिकली, असर्टिवली एक्सेप्ट किया, ये कहा है कि भारत को इसका मेंबर होना चाहिए। इससे ज्यादा क्या मेजोरिटी चाहिए? बिल्कुल, और कोई मेजोरिटी नहीं चाहिए। और बिल्कुल आप बिल्कुल ऐड ऑन कीजिएगा सर। और क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड जो एक तरीके से जिसको कहा जाता है, और उसमें अगर एक तरीके से हम अपने आप को देखें तो एक मोरलिस्टिक फोर्स, अगर मैं टर्म का यूज़ करूँ तो शायद मैं गलत नहीं होंगी, क्योंकि जैसा सर ने भी कहा कि 175 के करीब देश जब ये यूनानिमसली कहते हैं एक तरीके से कि आप
सपोर्ट हम तक जाहिर करते हैं, बावजूद उसके भी ऐसा क्या है, क्योंकि ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिन पर कि वो हमें एक ड्राइविंग फोर्स की तरह पुश करते हैं कि यस यू आर द वन, बट स्टिल वी आर नॉट देयर। जी, एक्चुअली आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तो मॉरल फोर्स के तौर पे, दूसरा जितनी कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो समझती हैं कि अगर हिंदुस्तान जो है परमानेंट मेंबर बनेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, तो जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो कम होगा, और इससे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जो वर्ल्ड की कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, उसमें यूनाइटेड नेशंस की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। दैट इज़ द लॉजिक, बेसिकली यही है। अब आपको मैं एग्जांपल जैसे जस्ट आपने कहा उसको ऐड करूँ, तो जो पॉलिटिकल मतलब टेंशन है, उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ गई है, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम जो बढ़ गई है, उसकी वजह से यूनाइटेड नेशन की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। एक एग्जांपल आपको दूँ, जैसे पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान में जो फ्लड्स आए हैं इस वक्त, उससे उनकी इकोनॉमी प्रैक्टिकली तबाह हो गई है। लेकिन उसको जो है, जो पाकिस्तान इस वक्त कह रहा है कि हमें आप पैसे बाहर से पैसे मिलें या एड मिले ताकि इसको जो है हम इकोनॉमी को थोड़ा दुरुस्त करेंगे और उसको ठीक करेंगे, किसी के पास पैसे नहीं है। आप देखिए, अच्छा अब ये वैसे ही जैसे अफ्रीका में ड्राउट्स वगैरह चल रहे हैं, उसकी वजह से फूड शॉर्टेज है। अब यूक्रेन क्राइसिस की वजह से फूड शॉर्टेज और बढ़ गई। तो FAO जो है, UN और जो इनका जो मतलब यूनाइटेड नेशन की जो एड एजेंसीज हैं, वो कहते हैं हमें पैसे चाहिए ताकि हम जो है, जो ड्राउट है जिसकी वजह से वहाँ पे मतलब आप कहें इतना मतलब भूख है, मतलब लोग जो है भूखमारी वगैरह है, बीमारी फैल गई है और सब हो गया है, तो वो जो है उसके लिए पैसे नहीं है। तो मतलब ये कि अच्छा, जो कमिटमेंट है यूनाइटेड ऑल इनको पेरिस एग्रीमेंट में कमिटमेंट है कि भाई वो जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्लाइमेट चेंज से किस तरह बचने के लिए पैसा दें, वो कोई भी पैसा उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। वो तो खुद एडमिट कर रहे हैं कि हाँ हम नहीं कर पा रहे। अब यूक्रेन को आप देखें, अगेन US की बात करें, यूक्रेन को जो है $5 बिलियन प्रैक्टिकली एवरी मंथ जा रहे हैं, लेकिन $1 बिलियन जो है कांग्रेस सैंक्शन किया है फॉर क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इश्यूज। तो आप सोचिए कि प्रायोरिटीज कहाँ जा रही हैं, और इसका जो है सबके ऊपर क्या, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल फ्रेजिलिटी, स्टेट्स की पॉलिटिकल फ्रेजिलिटी आप ले लीजिए, ड्राउट हैं, एक्सेस रेनफॉल है, टेररिज्म है। इसको फिर मतलब इसके लिए तो मतलब कैपेसिटी कहाँ से आएगी, कहाँ से फंडिंग आएगी, कहाँ से कैपेसिटी आएगी, कहाँ से एक्सपर्टीज आएगी। तो ये जो है, ये शॉर्ट साइटेड व्यू जो है ना, इसको मैं तो समझता हूँ कि तरीका तो सिवा इसके अलावा कोई नहीं है कि भाई ग्लोबली जो है एक किस्म से जनता की आवाज़ निकले कि इसको जो है जब तक यूनाइटेड नेशंस को हम ठीक नहीं करेंगे तब तक हमारा जो है कोई भी नहीं बचेगा इस प्रॉब्लम से। बिल्कुल। इज देयर एनी कंपटीशन सर, क्योंकि जैसा कुछ शुरुआत में आपने जिक्र किया कुछ मुल्कों का कि वो भी चाहते हैं रिप्रेजेंटेशन तो सबको ही चाहिए है, लेकिन हमारा जो कंपटीशन है वो क्या है? क्योंकि जब रिफॉर्म होगा और अगर वाकई इस तरह की चीज़ें बदली जाएंगी तो शायद हम इकलौते मुल्क नहीं होंगे वहाँ पर, बाकी मुल्क कोशिश भी कर रहे हैं। और क्योंकि जब शुरुआत में चार्टर बना था तो क्या कुछ ऐसा ही तय हो गया था कि ये 5 देश और इसके अलावा कभी कोई अमेंडमेंट होगा नहीं, कभी कोई एक्सेस किसी और को मिलेगा नहीं, ऐसा तो नहीं रहा होगा, या बिल्कुल वैसा ही है? और अब इसीलिए बड़ा चैलेंज है कि कैसे वहां तक जाया जाए और फिर इन सब बदलावों की बात की जाए जिनका कि हम इंतजार कर रहे हैं कि वो सब होना चाहिए। वो आइडियल है लेकिन वो एग्जीक्यूशन के लेवल पे नहीं दिखता हमको। नहीं, चेंज तो हुआ था ना, नॉन परमानेंट मेंबर्स का नंबर तो बढ़ा, लेकिन वो काफ़ी नहीं है अभी भी, और इसीलिए अब उसको नंबर 24 तक ले जाने की बात है या आगे ले जाने की बात है। हमारे लिए जो हमारा रास्ता है उसमें मैंने कहा मैं समझता हूँ 2 जगह से हमको रेजिस्टेंस मिल रहा है। एक तो जनरल रेजिस्टेंस P5 का कि वो UNSC को बदलने नहीं देंगे, वीटो पावर छोड़ेंगे नहीं, किसी और को वीटो पावर नहीं देंगे। एक तो जनरल लेवल उस पे है। दूसरे लेवल पे चीन और पाकिस्तान कभी नहीं चाहेंगे कि भारत वीटो पावर के साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे। जो आपने पहले एक सवाल उठाया था कि जो जब भी भारत वहाँ नॉन परमानेंट मेंबर होके गया है तो क्या कंट्रीब्यूशन हुआ है, हमारा कंट्रीब्यूशन यही हो सकता है कि हम इश्यूज को रेज करें। एग्जैक्टली। जब डिसीजन आएगा
तो उसके ऊपर अगर इन P5 को पसंद नहीं है तो वो वीटो लगा के बैठ जाएंगे उसके ऊपर। और जब तक P5 की यूनानिमस ओपिनियन नहीं होगी तो कोई बड़ा मुद्दा आगे बढ़ नहीं सकता। बड़ा मुद्दा, छोटे मुद्दे आगे चाहे बढ़ सके। तो जो दो मुल्क हमसे परेशान हैं या जिनसे हम परेशान हैं, वो चीन और पाकिस्तान नहीं चाहते हैं कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल में आए। और इसीलिए मैं समझता हूँ जयशंकर ने इनडायरेक्टली ये साफ जाहिर भी किया है कि जैसे टेररिज्म के मुद्दे पे चीन सपोर्ट नहीं कर रहा है कि जो पाकिस्तान में बैठे टेररिस्ट हैं उनको इंटरनेशनली टेररिस्ट करके अलग किया जाए, और पाकिस्तान अपना वो क्लब बना के बैठा हुआ है जिसमें वो कहते हैं कि और लोगों को आना चाहिए, और सबसे ज़्यादा ये कहते हैं कि हम भी न्यूक्लियर पावर हैं, हमारा भी न्यूक्लियर मसल है, तो अगर न्यूक्लियर पावर्स परमानेंट मेंबर्स हैं तो हमें भी आने दीजिए वहाँ पर। और चीन को अच्छा लग रहा है कि ये बहस चल रही है, उनको कोई नुकसान नहीं है उसमें, तो वो अपेरेंटली कहते हैं कि हमें कोई एतराज़ नहीं है रिफॉर्म से, हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर भारत वहाँ आ जाए तो, लेकिन बात आगे बढ़ने नहीं देते हैं। लेकिन सर फिर रास्ता क्या निकलेगा, क्योंकि ये डिबेट तो हमें वहां तक परमानेंट मेंबर तक नहीं लेकर जा रही है, चल रही है 30 साल से। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग जो ट्रैक है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि हम ट्रैक पकड़े तो हुए हैं और जब जब हमें मौका मिलता है वहाँ पर हमारी नुमाइंदगी करने का वो हम करते भी हैं। और अगर ग्लोबली हम देखें एज ए नेशन, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन की भी हम बात कर रहे हैं, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम एक तरीके से निकल कर आता है कि जो भी पीस के लिए या बेटरमेंट के लिए बात की जा सकती है, तो क्योंकि हम न्यूट्रल हैं और वो न्यूट्रल हम बहुत ही फर्म तरीके से नज़र आते हैं, चाहे उसमें हमारी डिप्लोमेटिक जो लोग हैं वो हों या हमारी फॉरेन पॉलिसी हो या हमारा लीडरशिप हो, लेकिन बावजूद उसके भी व्हाट शुड बी द पाथ? आपसे सवाल है सर, योगेंद्र जी। देखिए, पाथ के जो मैं समझता हूँ कि दो ही तरीके हैं। एक तो ये कि जो आजकल के जो बड़े बड़े मुल्क हैं वो, मैं पाकिस्तान ले लीजिए, चाइना ले लीजिए या और कंट्री ले लीजिए, जब तक उनके अंदर ये रियलाइजेशन नहीं आएगा कि ये जो आप इस वक्त आपकी पॉलिसी है ये बहुत ही शॉर्ट साइटेड है, इसमें आपको कुछ, भाई उनका भी तो दे ऑल्सो उनका भी आइडिया कि भाई ग्लोबल ऑर्डर कैसा होना चाहिए, लेकिन जब ग्लोबल ऑर्डर क्रम्बल कर रहा है तो आप कब तक जो है पॉलिसी को परस्यू करेंगे, ऐसी पॉलिसी को जिससे ग्लोबल ऑर्डर जो है वो क्रम्बल हो रहा है। तो एक तो रियलाइजेशन की बात है। तो जैसे मैंने बताया कि जैसे नेशनल जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में जब बुश के टाइम में, प्रेसिडेंट बुश के टाइम में उन्होंने सबसे बात की, उनसे हू चिंताओं से फ़ोन पर बात की कि सपोर्ट कीजिए आप इंडिया को। तो मतलब ये है कि जब तक कि एक किस्म से एक तो कंसर्टेड कैंपेन ना हो उस लेवल पे कि सभी है डिप्लोमेटिक कैंपेन, तो जो लोग जो उनके खिलाफ हैं, जो उनके को क्या कहते हैं, उनके दिमाग में कुछ शक शुबे हैं, तो वो जो है उनको शक शुबों को बात करके उनको क्लियर किया जाए। एक तो ये है, लेकिन ये रियलाइजेशन कब आएगा, जबकि हमारी ग्लोबल हालत ऐसी हो गई हैं कि हालात ऐसे हो गए हैं कि जबकि पता नहीं कि अब आगे क्या होगा। अब देखिए, हमें देख लीजिए, पाकिस्तान की हालत ख़राब है, श्रीलंका की हालत खराब है, नेपाल की भी बहुत अच्छी हालत नहीं, इकोनॉमिक कंडीशन, म्यांमार की हालत खराब जा रहा है, अच्छा अफगानिस्तान, तो ये तो हम अपने आपस के इलाके की बात कर रहे हैं। तो ऐसे जो हैं मुल्क और जगह हैं, सब जगह हैं। तो इतना अगर आपके मतलब कंडीशन खराब हो रही हैं, तो ये जो पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, कभी तो आप रियलाइज करेंगे कि पॉलिसी गलत है। इस पॉलिसी की वजह से जो हुआ है, जो आजकल हो रहा है, तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि पब्लिक अवेयरनेस हो कि भाई लोग देखें कि भाई हाँ, दुनिया के सामने खाली एक ही इंस्टीट्यूशन है जो कि दुनिया की समस्याओं को सॉल्व करने की, उसमें कहिए कि थ्योरेटिकली कैपेसिटी उसके अंदर है। तो एक जनरल एक आवाज़ हो, पब्लिक डिस्कोर्स हो, इस किस्म की जो है बातें हों, तो जो लोकल अपनी जो गवर्नमेंट, उनको प्रेशर पड़ेगा कि भाई इस पे आप और एक्टिवली काम कीजिए ताकि इसमें जो है रिफॉर्म हो। उसमें अपने जो है ये नैरो इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट को छोड़ करके पूरी आगे की बात कीजिए। अब एक अगेन एग्जांपल, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस की रिफॉर्म के खिलाफ है, तो लेकिन पाकिस्तान को कुछ फ़ायदा तो नहीं मिला यूनाइटेड नेशंस की कंडीशन के देख करके इस वक्त। वही और कंट्रीज को देख लीजिए आप, तो यूक्रेन का भी एक अच्छा एग्जाम्पल है कि यूक्रेन में
दूसरे पावर्स आई हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस का कोई रोल नहीं रहा उसमें। राइट। अगर यूनाइटेड नेशंस को शुरू से लाते तो पॉसिबिलिटी है कि भाई जो भी यूक्रेन के लीडरशिप के दिमाग में जो एंग्जाइटी हैं, रशिया के दिमाग में, यूरोप जो भी एंग्जाइटीज हैं, उसको जो है यूनाइटेड नेशंस से अपना रोल प्ले करके उसको जो है अबेट करता, उनको जो है कम करता, ताकि एक किस्म से एक सोल्यूशन उसका निकलता, ताकि स्टेबिलिटी वहाँ पे आती। अब यूक्रेन तो डिस्ट्रॉय हो गया प्रैक्टिकली। अब किसके पास इतना पैसा है कि उसको जो है वहाँ पे उसके वो बिल्डिंग बनाएगा, उसके रोड्स बनाएगा, उसके जो है, जबकि आप देखें कि यूरोप में आप देखें कि वहाँ पे जो है पावर क्राइसिस चल रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वो रिसेशन की बात हो रही है। तो किसके पास पैसा है कि यूक्रेन में लगाएंगे $1 ट्रिलियन लगा करके वहाँ पे उनकी इकोनॉमी बनाएंगे, उनका जो है स्कूल करेंगे, हॉस्पिटल करेंगे? कहाँ किसके पास पैसा है, सोचिए आप। और इसका असर और कहाँ कहाँ, और उसकी बात जी मनी सर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ नहीं, आप कंक्लूड करें। मैंने कंक्लूड कर लिया। नहीं, मैं तो एक सिनिकल बात कहना चाहता हूँ। वो ये कहना चाहता हूँ कि जो डिप्राइव्ड है, एक्सक्लूडेड है, जो हम लोग रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं और जिनकी बात नहीं सुनी जा रही है, हम लोगों को अपना भी मसल दिखाना चाहिए। और वो मसल 2 तरीके से दिखा सकते हैं। एक तो जो हम कर सकते हैं वो ना करेंगे। जर्मनी, जापान बहुत फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, जापान बहुत देता है। राइट। अमेरिका से ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनको बढ़ाना चाहिए और इतना बढ़े और ज़्यादा इस, और भारत की भी जो इकोनॉमी सुधर रही है और ज़्यादा बढ़े। और दूसरा, जैसे पीस कीपिंग ऑपरेशंस में हम लोग, जैसा इन्होंने कहा कि करीब 2 लाख 2.5 लाख लोग अभी तक जा चुके हैं, और अभी इस वक्त में करीब 8,500 लोग अभी भी मौजूद हैं। नहीं भेजेंगे अब। जब तक आप इन बातों पे नहीं एग्री करोगे, हम नहीं भेजेंगे। तो जहां हम मदद दे सकते हैं और दे रहे हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं बढ़ाएंगे जब तक आप इन उसूलों को ठीक नहीं करेंगे। और एक इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन होना चाहिए कि इस तरह से जो भी कंट्री कंट्रीब्यूट कर रहा है यूनाइटेड नेशंस को, जैसे L69 है, उनको ये कहा जाए जो भी कंट्री जैसे भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमें उसके ऊपर कंडीशंस लगा दे। ये लोग सैंक्शन लगा देते हैं बिना यूनाइटेड नेशंस को पूछे हुए, जबकि सैंक्शंस का प्रोविजन है यूनाइटेड नेशंस की अप्रूवल के साथ में। तो अगर ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो कम से कम हम कहें तो सही कि हम भी मनमानी करना शुरू करेंगे अगर आप अपना तरीका, अपना कंडक्ट नहीं बदलेंगे। बिल्कुल। और जब मुझे इसमें एक बात ऐड करनी है। जी जी। नहीं, ये कि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा, और भारत पर शुरू से ही मतलब हमारी जो फॉरेन पॉलिसी बनी है, अगर आप देखें तो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल से उसका ओरिजिन होता है। तो वो जो आजकल के, जैसे 1991 में सोवियत यूनियन जब टूट गया, तो एक सुपर पावर, अल्ट्रा पावर, हाइपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स के नाम से बनी। तो उन्होंने जो है सोचा कि भाई अगर सोवियत यूनियन टूट गया, इसका मतलब कि हमारी जो है राजनीतिक धारणाएं हैं, या हमारे जो हैं इकोनॉमिक, हमारे जो बेसिस है, इकोनॉमिक बेसिस जो है वो ही सही है। वो सबको उसको अगर सब लोग फॉलो करेंगे तो वो भी इम्प्रूव करेंगे, उनकी प्रोग्रेस, उनका जो है तरक्की होगी। उसको देखते हुए उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की जितनी एजेंसी, उनको कम करना है, उनकी जो है ताकत को, इन्फ्लुएंस को, उनके रोल को उन्होंने सीमित किया, और जो ऑर्गेनाइजेशन जो कि वो कंट्रोल करते उनको बढ़ाया। नेटो है और IMF को उन्होंने चेंज वगैरह किए। तो जब उनको देखा कि भाई 20-22 साल के अंदर जो आइडिया था कि भाई जो पूरा ये सदी जो है अमेरिका की सदी है, जाहिर हुआ कि वो नहीं है। तो और जो मुल्क उभरे वो सोच रहे हैं कि हम अपने तरीके से ग्लोबल ऑर्डर को बनाएंगे। उसका जो है नतीजा साफ नज़र आ रहा है किस किस्म से आजकल जो है इंस्टेबिलिटी है और जो चल रहा है। तो हमारा जो रोल है इंटरनेशनली, अगर आप देखें, चाहे उसको सिविलाइजेशनली कहें, जैसे भी कहें, कि ये जियो पॉलिटिक्स को, जो पोलराइजेशन है, उसको कम किया जाए। और आजकल जो बात चल रही है कि भाई थोड़ा सा एक किस्म से कहें कि एक सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक आप कहेंगे, जिसमें कि जो गरीब तबका है उसको कैसे जो है इकोनॉमिक अपना जो है उसको इकोनॉमिक पावर उसको दी जाए ताकि वो डेवलप करे, एजुकेशन है। और इस तरीके से जो एक कैपेसिटी बनती है, जो कुव्वत पैदा होती है कि भाई हर एक जो है छोटे से लेके ऊपर तक जो है
उसमें कुव्वत उसमें आती है। तो वो सब जो है एक इसकी एक फिलॉसफी है। वो फिलॉसफी जो है अगर हम लोग वहाँ पहुँचे, अगर न भी पहुँचे तब तक जो है इस फिलॉसफी को जितना हम अपना आगे बढ़ाएंगे, औरों को बताएंगे, उसका असर ज़रूर पड़ेगा। अगर ओवरवेलमिंग नंबर जो है नेशन जो है कहते हैं कि भाई भारतवर्ष जो है उसको होना चाहिए सिक्योरिटी का, इसी वजह से और कोई वजह नहीं है। राइट। तो आई थिंक यही इंडिया का रोल है। बिल्कुल हमारा रोल इम्पॉर्टेंट है, और उसी इम्पॉर्टेंट रोल के तहत और जिस तरीके से यूएनएससी में अब बात हुई है, ख़ास तौर से हमारे एस जयशंकर जी ने जिस तरीके से अपनी बात को बहुत ही साफ गोई के साथ और बहुत ही एकदम क्लियर तरीके से जो रखा है, वो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि बार बार ये कहा भी जाता है कि एक सैचुरेशन पॉइंट, एक एंड पॉइंट हर चीज़ का आता है। आज जो यूएनएससी है, आई एम श्योर कल इसका इस तरह का जो एक स्वरूप है या इसकी जो डिज़ाइनिंग है, इसमें चेंज होगा, लेकिन वो कब और कैसे होगा, और हम वहाँ पर एक अश्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ताकत के साथ पर मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया मोनिसर आप आए स्टूडियो में। योगेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, और इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर इतना आसान भाषा में और बहुत उस तरह से हमारे व्यूअर्स तक अपनी बात को रखने में, ताकि उनका भी एक फील आए कि वो भी समझें कि वाई यूएनएससी इज़ इम्पॉर्टेंट, और वहाँ पर इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है वो उनके लिए किस हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही हमारी इस खास पेशकश में। फ़िलहाल आप हमें इजाज़त दीजिए। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा, हमारी ये बातचीत कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा ईमेल जो आईडी है वो हम आपको बता देते हैं। ईमेल आईडी हमारा है ddurduspecials@gmail.com। फ़िलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी